नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र लहरिया आपके लिए लेकर आ गया हूँ एसएससी जीडी की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी में ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हमने कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कल चर्चा की थी और उनसे संबंधित कुछ 2-4 MCQ वगैरह क्वेश्चन भी करे थे। उसी सीरीज में हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और देखेंगे कि वे टॉपिक हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, उन टॉपिक की हमारे जीवन पर क्या विचारधारा होती है और हमारे विचारधारा पर उनको क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही है। क्योंकि जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे खान पीन पर, रहन सहन पर, इन सभी चीज़ों पर पूरी तरह से प्रभावित करता है। मतलब हमारा जीवन यदि हम 2 शब्दों में कहना चाहें तो हमारा पूरा जीवन हमारी केवल ज्योग्राफी के ऊपर ही निर्भर करता है। सकता है उसका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण पड़ता हो, दूसरा हो सकता है कि उसका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण पड़ता हो। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हमारे जहन में चल रहे कुछ ऐसे क्वेश्चनों के जवाब देने में भी अगर सब्जेक्ट सिद्ध होता है, जिन क्वेश्चनों को हम अपने जन्म से लेकर अब तक निरंतर अपने माइंड में बना रखे थे। सर ऐसा क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, कहीं पर ज़्यादा क्यों होती है और कहीं अधिक होती है, कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर अधिक वर्षा होती है। इन सब यदि कारण जो है, इन सब कारणों का यदि कोई एकमात्र कारण या इन कारणों का एकमात्र उत्तर यदि कोई सब्जेक्ट दे सकता है तो मेरा मानना होगा वो केवल और केवल ज्योग्राफी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम केवल क्या करते हैं, केवल और केवल MCQ भी मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न ही हम केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही रखने शुरू कर देते हैं, जबकि हम केवल थ्योरी को कहीं ना कहीं एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। जब हम थ्योरी को इग्नोर कर देंगे, केवल और केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा तो मानना यह होगा कि ज्योग्राफी हमारी कभी समझ में नहीं आने वाली। यदि हमें ज्योग्राफी को और अपने आसपास के वातावरण को सही तरह से समझना है तो हमें इस थ्योरी को कंप्लीट करना ही होगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी हिस्ट्री, हमारी पॉलिटी और हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ज्योग्राफी के माध्यम से ही ये सिद्ध हो सकता है कि किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, किस तरह के वहाँ पर उद्योग होंगे, किस तरह के वहाँ पर क्या होंगे, किस तरह के वहाँ पर रोजगार होंगे। ये ज्योग्राफी उन सब बातों का हमें उत्तर दे सकती है कि किसी क्षेत्र की ज्योग्राफी, थोड़ी इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ कारण हो सकते हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आज आपको बता दूँ, हम आपको आज कुछ लिखवाने वाले नहीं हैं, हम आने वाले अपनी कल की क्लास के लिए आज के थॉट्स मतलब विचार विकसित करेंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। यदि मैं आपसे यहाँ पूछने लगूँ दोस्तों, आप इस क्षेत्र को देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा दक्षिण एशिया वाला भाग है जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, भारतीय महाद्वीप। हम इसे क्या करते हैं, भारतीय महाद्वीप कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी किस तरह से हमारी हिस्ट्री को भी प्रभावित ज्योग्राफी ने किया है। अब आप देखिए, ये जो हमारा भारतीय महाद्वीप है
इसमें जो ये वाला भाग है ये क्या है, भारत का भाग। क्या भाग है, ये भारतीय भाग है, मतलब भारतीय देश है। तो होता क्या है, आपने अपने बचपन में सुना होगा, बचपन से ही हम पहली दूसरी क्लास से सुनते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर अरबों ने आक्रमण करा, हमारे ऊपर तुर्कों ने आक्रमण करा, और हमारे ऊपर अफगानों ने आक्रमण करा, हमारे ऊपर विभिन्न देशों के भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन भारत ने क्यों उन देशों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्यों अपने ऊपर आक्रमण सहन करता गया? क्या भारत के अंदर सैनिकों की कमी थी? जी नहीं। क्या भारत के अंदर योद्धाओं की कमी थी? जी नहीं। उसका कि भारत ने दूसरे देशों पर आक्रमण क्यों नहीं किया, उसके दो कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं मेरी राय में। हालांकि ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास से है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके थॉट्स विचार करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी मुझे बतानी पड़ेगी। तो पहला मैं आपको कुछ मोर पॉइंट बता दूँ। हालांकि मैं बताऊँ क्लास ज्योग्राफी की है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री, उसकी फिर 5 से 7 मिनट की हिस्ट्री बतानी भी जरूरी होती है। अब देखिए वो जरूरी चीज़ें क्या है आपके जहन में बचपन से ही एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि हमेशा भारत पर ही क्यों आक्रमण होते थे, हमेशा भारत पर ही क्यों आक्रमण होते रहे, भारतीय लोगों ने क्यों दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया? कि भारत वाले राजा के इतने कमजोर थे कि दूसरे देशों पर जाकर आक्रमण नहीं कर सकते थे? मेरा मानना यह होगा कि भारतीय राजा बहुत ही बाहुबली और योद्धा भी थे। यदि वो चाहते तो इस क्षेत्र को अपना बना भी सकते थे, लेकिन उसके दो कारण थे। पहला तो था हमारी नैतिक नीति ऐसी नहीं है कि हम दूसरे को सता करके स्वयं खुश रहें। दूसरा कारण था ये ज्योग्राफी दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि हमारे ऊपर निरंतर आक्रमण होते रहे। वो देखें किस तरह से। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप देखिए इस क्षेत्र में, ये जो ये वाला क्षेत्र है जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, मैं आपसे कहूँ इस क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा हरियाली किस क्षेत्र में नजर आ रही है? क्या बता सकते हैं कि जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आकृति के अंदर सबसे ज्यादा हरियाली आपको किस क्षेत्र के अंदर नजर आ रही है? क्या बता सकते हैं? मेरा मानना ये होगा कि आप देख भी रहे हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है, क्या है ये जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर काफी हरियाली पाई जाती है, खेती अच्छी होती है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है। मेरा मानना यह होगा कि यहाँ पर सभी तरह की फसलें भारत के अंदर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? भारत में क्या होता है, बाहर के क्षेत्र में क्या होता है, सब्जी। इस भारतीय क्षेत्र में सभी खाद्यान्न फसलें होती हैं। और ये जो बंगाल वाला भाग है और ये सूरत गुजरात वाला भाग है, यहाँ पर सूती वस्त्र, क्या दोस्तों, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। केरला में क्या होता था, केरला दक्षिण भारतीय वाला भाग है, यहाँ पर होते थे मसाले। क्या होते थे दोस्तों? मसाले यहाँ होते थे। इस उत्तरी वाले भाग में यहाँ पर होता था केसर, बादाम, अखरोट। आप भी देखते होंगे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है कश्मीर के आसपास का, वहाँ पर केसर, बादाम, अखरोट वगैरह एक तरह के फल पाए जाते हैं, सेब वगैरह। दक्षिण भारत में जाएंगे तो मसाले मिलेंगे, बंगाल की साइड में जाएंगे तो आपको गन्ना और सूती वस्त्र मिलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो आपको पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र पाए जाते हैं। और मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा इंग्लैंड है, ब्रिटेन,
वहाँ पर एक मैनचेस्टर नाम का शहर है जहाँ पर कपड़े की मात्रा काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और काफ़ी अच्छे प्रकार के कपड़े वहाँ बनते भी हैं। तो इस अहमदाबाद को इसलिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या था कि यहाँ पर होते थे कपड़े, यहाँ भी और यहाँ भी, और बीच में जो था यहाँ पर होते थे खाद्य फसलें। ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या वाला बनते हैं, यहाँ पर होते हैं खाद्य फसलें, क्या गन्ना, गेहूँ, गन्ना गेहूँ इस तरह की फसलें होती थी, चावल। मतलब मैं दो शब्द में कहना चाहूँ तो प्राचीन भारत में भारत जो प्राचीन समय था हमारा, उस समय भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। हम लोगों को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। हम भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था जो थी पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 अर्थव्यवस्था होती थी, क्योंकि हम लोगों को किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत थी नहीं, बल्कि दूसरे ही लोग हमारे साथ में व्यापार करने आते थे। जब वो लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करने आने लगे तो उन्होंने देखा कि यार भारत तो बड़ा ही विकसित देश है, और विकसित होने के साथ साथ में बड़ा ही रईस देश है, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया भी से कहा जाता था। तरह तरह के यहाँ पर फल पाए जाते हैं, अनेक तरह के अनाज पाए जाते हैं, सभी खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं, पहनने के लिए कपड़े के रूप में सूती वस्त्र मिलता है, खाने के लिए बादाम, अखरोट, ये चीज़ वगैरह हमें पर्याप्त मात्रा में थी नहीं थी। ये सब चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं, तो यही चीज़ें हमारे ऊपर आक्रमण का कारण बनी। क्या बनी? यही चीज़ें हमारे ऊपर आक्रमण का कारण बनी। हुआ क्या था दोस्तों? तो ये जो हमारा भारत था, यहीं पर यही चीज़ें हमारे ऊपर आक्रमण का कारण बनी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, सॉरी कहना चाहेंगे अफगानिस्तान, दूसरा पड़ोसी देश है ईरान, उससे क्योंकि जो ईरान था वो प्राचीन भारत की सीमाओं से लग करते थे उसकी सीमा। और जो ये लोग हैं, ये ईरानी लोग, तुर्की लोग, अरबी लोग, ये लोग हमारे साथ में व्यापार क्या करते थे, भारत के साथ में व्यापार करते थे। और इधर से मंगोल वगैरह, चाइनीज थे, ये लोग व्यापार करते थे, ये लोग यहाँ पर भारत के साथ में व्यापार करने आते थे। अब इन्होंने देखा कि भारत तो भाई बड़ा विकसित देश है, सब चीज़ यहाँ पर सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, तो क्यों ना हम इस भारत के ऊपर आक्रमण करके इसको अपना उपनिवेश बना लें, और जो यहाँ पर जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेंगे। तो क्या होगा, जिस तरह से भारत आज दुनिया की, उस समय की बात है जब लगभग 1 सदी के आसपास की, तो जब भारत जो है दुनिया की टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था था, तो क्यों ना हम इस भारत के ऊपर आक्रमण करके इसे अपना उपनिवेश बना लें। तो यही विचारधारा हम लोगों की मन में आई, और निरंतर क्या कहेंगे, निरंतर इन लोगों के भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे, इन लोगों के भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे। लेकिन हमारे जो प्राचीन भारतीय योद्धा थे, राजा थे, उन लोगों ने भी आक्रमण को असफल करते रहे, लगभग हर्षवर्धन के समय तक। क्या मतलब रहा, हर्षवर्धन के समय तक इन लोगों को हमने मारपीट के बावजूद भगा दिया, मारपीट के बावजूद भगा दिया। तो हर्षवर्धन के समय तक भारत एक छत्र छाया में था। सुना होगा 6वीं सदी के आसपास भारत जो था हर्षवर्धन की छत्र छाया में था, सम्राट थे वहाँ के वो। तो उन लोगों ने मारपीट के यहाँ से वापस भगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है, यदि आप हिस्ट्री को थोड़ा से पढ़ा है तो आप लोगों को भी पता होगा कि उसके बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, भारत का विखंडन शुरू हुआ, छोटे छोटे रियासतें हो गई। इन लोगों ने उस चीज़ का फायदा उठाया और भारत को क्या बना लिया, सबसे पहले आक्रमण क्या हुआ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर हुआ, लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। तो ये जो थे हमारे मेजर पॉइंट थे हमारे ऊपर निरंतर आक्रमण होने के। अब आपके मन में ख्याल होगा कि जब भाई हर्षवर्धन जैसे राजा भारत में हुए हैं, सम्राट अशोक जैसे, वो तो खैर प्राचीन बातें हो गई, ये हर्षवर्धन जैसे राजा भारत के अंदर हुए थे 6वीं शताब्दी के आसपास, जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे, तो इन लोगों ने, इन भारतीय लोगों ने, ये वाले लोग मतलब कि भैया हम लोगों ने
इन लोगों के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो ये आप देखा होगा, हम लोगों ने क्या ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? मंगोलों के ऊपर, अरबों के ऊपर, तुर्कों के ऊपर हमने क्यों क्या ऊपर आक्रमण नहीं किया? अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँ, दो घर है एक तरह से गांव में, दो नहीं, एक तरह से 8 से 10 घर है किसी गांव में। कितने घर हैं किसी गांव में? एक गांव है, उस गांव में 10 घर हैं। कितने घर हैं? उस गांव के अंदर 10 घर हैं। उन 10 घरों में एक जो एक घर होगा, एक घर वो क्या होगा? एक घर संपन्न होगा, संपन्न होगा धन धान्य से। अब उन 10 घरों में एक घर धन धान्य से संपूर्ण है, और जो ये 9 घर हैं, ये वाले 9 घर हैं, ये क्या है? ये लोग गरीब हैं, गरीब हैं। जैसे कि ये तुर्की लोग थे, सॉरी अरबी लोग थे, जो हमारे आसपास वाले थे, ये लोग जो थे ये गरीब थे। क्या थे? गरीब थे। ये लोग गरीब हुआ करते थे, उनके पास में खाने के लिए ना कपड़े थे, कोई खाने के लिए ना धन था, अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चलने के लिए बैलगाड़ी नहीं थी। तो ये तो क्या थे, इन लोगों को कुछ पता नहीं था जीवन की सभ्यता का क्या है। ये खूंखार जाति के हुआ करते थे। अब जब जिनके पास में कुछ था नहीं, जिस तरह से ये लोग हैं, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, इन दोनों में से कौन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेगा? मेरा मानना ये होगा कि ये जो गरीब लोग हैं, यदि ये चोरी करना चाहेंगे तो इन घरों के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे? इस एक घर के ऊपर इनकी नजर होगी कि नहीं होगी? इनकी नजर उस घर पर लूटने की होगी। लेकिन क्या ये घर वाले इनके घर पर जाएंगे चोरी वगैरह करने के लिए? क्यों जाएंगे? क्योंकि इनके पास में तो पहले ही कुछ नहीं है भैया, इनके पास में पहले कुछ नहीं है, तो इन लोगों का जाने का कुछ काम तो नहीं है। तो हमारा काम यही था कि हमारा जो भारत था, भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, भारत आत्मनिर्भर था, उस समय आत्मनिर्भर था। ये लोग गरीब थे, इन लोगों ने इस कारण हमारे पर आक्रमण किया। तो देखिए ज्योग्राफी ने हमें किस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया कि नहीं दिया? हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे, लेकिन जवाब कहाँ से निकल कर आया? ज्योग्राफी से। तो इसलिए फिर कहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यदि आपने ज्योग्राफी को थ्योरिकल रूप में अच्छे तरह से समझ लिया तो आपको किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं आने वाली। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप हमारे बीके क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप जीएस का डर को अपने दिमाग से निकाल ही लीजिए। तो एक क्वेश्चन वाली बात आपको समझ में आई होगी कि हमेशा भारत के ऊपर ही आक्रमण क्यों होता रहे? मेरा मानना है कि इसने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। दूसरी बात थी दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, आपसे अगर पूछने लगे तो भैया एक बात बताओ, ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? ज्योग्राफी में और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? क्या हम इन दोनों चीज़ों को एक तरह से रिलेट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी सर हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं। कोई बात नहीं, आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, आप हमारे बीके क्लासेस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको ये सब बातें बताने की। क्योंकि अर्थव्यवस्था में, राजनीति विज्ञान में और आपका ज्योग्राफी में क्या संबंध है, किस तरह से एक दूसरे को पूर्ति करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के बिना अर्थव्यवस्था अधूरी है। ज्योग्राफी के बिना क्या है? अर्थव्यवस्था अधूरी है। देखिए कैसे देखेंगे, पहला टॉपिक ये बात आपको अपने रफ में, यदि आप ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, यदि आप इस चीज़ को अपने रफ में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा केवल मेरी बातों को सुन लीजिए। क्योंकि जो कल की क्लासें होंगी वहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़ें। ये कॉन्सेप्ट हैं, समझने वाले, सोच विचार करने वाली बातें हैं। ये यदि आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। क्वेश्चन कराएंगे आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो आप देखिए ये कोई स्थान है, यह स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है।
ये क्या है, ये कोई स्थान है ए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है, यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, दूसरा क्या जाएगा, खेती योग्य जमीन है, खेती योग्य क्या है, जमीनें हैं, अच्छा खेती योग्य जमीन, अच्छा क्या है, खेती योग्य तापमान। कुछ क्षेत्र है ये स्थान, यहाँ पर क्या है, वर्षा अच्छी होती है, कृषि योग्य जमीनें हैं, अच्छा कृषि योग्य तापमान भी है, तो मतलब यहाँ पर क्या उत्पादन होगा, मेरा मानना ये होगा कि यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने वाला है। अब गन्ने की बात करें, गेहूँ की बात करें, किसी की बात करें, गन्ने की बात करें या गेहूँ की बात करें, किसी और भी दाल हैं, कई तरह की खाद्य फसलें होती हैं, कृषि संबंधित कपास है, जौ है, चना है, तो सब चीज़ें कहाँ से आती है, कृषि से निकल कर आती है। कब होगी, अच्छी वर्षा होती हो, खेती योग्य जमीन हो, कृषि के अधिक तापमान हो, अधिक नहीं लेवल का टेम्परेचर हो, तो क्या होगा, वहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब आप ध्यान कर लीजिए, यहाँ से कंसेप्ट चलने वाला है, क्या होगा, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है। मैं आपसे पूछूंगा, तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में होगा, इस नोट पॉइंट को बना लीजिएगा, जब क्या होगा, कच्चा माल, जब कच्चा माल आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इस चीज का मतलब होता है अच्छे, इस चीज का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी, मतलब काफी ज्यादा मिलेगा। जब आपको कच्चा माल काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, तो क्या आप बताइए, क्या आप उस कच्चे माल को खा लेंगे, हो सकता है आप उसका निर्माण करें, विनिर्माण करें, ये चीजें मैं आपको अपने की बातें बताने वाला हूँ, निर्माण विनिर्माण क्या होता है, तो बता दूँ, तो कच्चा माल होगा, जैसे कि समझो गन्ना है, गन्ना है, तो क्या आप उस गन्ने को केवल घर में बैठ के खाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको किसी की आवश्यकता होगी, उसके लिए गोंद लगाने की आवश्यकता होगी, चीनी की मिल लगाने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। जब हम लोगों के खाते कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिला, क्या मिला, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिला, तो क्या क्या विकसित हुए, उद्योग धंधे विकसित हुए कि नहीं हुए, मतलब जैसे उद्योग धंधे, एग्जाम्पल चीनी मिल आदि, ये क्या होंगे, अधिक मात्रा में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब चीनी मिले हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, कच्चा माल पहले तो पर्याप्त मात्रा में मिला, उद्योग धंधे लगे, चीनी मिल वगैरह लगी है, तो क्या हुआ, उद्योग धंधों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या होगी, उद्योग धंधों की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था के द्वितीय सेक्टर की मात्रा जिसके अंदर बढ़ने लगेगी, क्षेत्र के अंदर क्या होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योग धंधों की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब आप एक और बताइए, आपके पास में चीनी मिल वगैरह है, क्या वहाँ पर सभी काम मशीनों से होते हैं, जी नहीं, वहाँ पर सभी काम मशीनों से नहीं होते। आपने देखा होगा जो हमारे पास में चीनी मिल है, जैसे हमारे पास में मवाने का चीनी मिल पड़ता है, तो यहाँ पर हम देखते हुए गन्ना ले जाने के लिए ट्रक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर काम करने वाले वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, जो वहाँ पर उनका एजेंट होता है गन्ना बदलने वाला, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को क्या मिला, रोजगार, रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिला कि नहीं मिला। अब जब रोजगार इन लोगों को मिलेगा तो क्या होगा,
बताइए आप, रोजगार लोगों को मिला किस कारण? अच्छी वर्षा हुई, खेती योग्य जमीन थी, अच्छी कृषि योग्य तापमान है, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ, उद्योग धंधे लगे तो रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? होगा, बताइए। हम तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, इसलिए करते हैं कि जिससे कि देश की सेवा हो सके। पहला रीजन तो क्या होगा? इससे कि हम अपने देश की सेवा कर सकें, सर्विस सेक्टर में जा करके हम अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमारे के लिए हम लोग जाते हैं, सैलरी वगैरह मिलेगी, तो क्या होगा? जब रोजगार मिलेगा तो पैसा लोगों के पास में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोगों के पास में पैसा होगा, क्या होगा? लोगों के पास में पैसा होगा। जब लोगों के पास में पैसा रोजगार मिलने के बाद में पर्याप्त मात्रा में होगा, रोजगार मिलने के बाद में पैसा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अब देखते रहिए दोस्तों, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। अब आप शुरू आ जाइए। अच्छी वर्षा होती है, खेती योग्य जमीन है, अच्छी कृषि योग्य तापमान है, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिला, माल मिला तो उद्योग धंधे लगे तो रोजगार बढ़ा तो लोगों के पास में पैसा आया। अब आप एक बात बताइए कि आपके पास में पैसा काफी निरंतर अच्छी मात्रा में है। मेरा मानना यह होगा कि दो व्यक्ति हैं जिनके पास में, एक के पास में 10,000 रुपये हैं, दूसरे के पास में 500 रुपये हैं, दोनों को बाजार में सामान खरीदने के लिए भेज दिया गया। क्या होगा? सामान खरीदने के लिए भेज दिया गया। तो जब 500 रुपये लेकर व्यक्ति गया था, इसे हमने क्या माना? हमने इसको एक्स मान लिया। ये व्यक्ति था, इसके पास में 500 रुपये, दूसरा व्यक्ति था वाई, इसके पास में कितने रुपए थे? इसके पास में 10,000 रुपये थे, इसके पास 10,000 रुपये थे, इसके पास 500 रुपये थे। दोनों के बाजार में भेज दिया कि भाई आप अपना सामान ले आइए। तो क्या होगा? क्या 500 रुपये वाला व्यक्ति अधिक सामान खरीद पाएगा बाजार में जाकर के? नहीं, ये केवल उन चीजों को खरीदेगा जिसकी से अधिक आवश्यकता होगी। क्या होगा? जिसकी से अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो 10,000 रुपये लेकर गया है, ये क्या सोचेगा कि आप जूते भी खरीदो, कपड़े भी खरीदो, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अपने बरतने के लिए, उन चीज़ों को खरीद लाएगा। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी खरीद लाएगा जिसकी से आवश्यकता नहीं है, जिसकी से आवश्यकता अभी फिलहाल है नहीं, उन चीज़ों को भी क्या करेगा? ये व्यक्ति उन चीज़ों को भी खरीद लाएगा। लेकिन बेचारा ये जो है, ये केवल अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदेगा। क्या खरीदेगा? केवल अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदेगा। ये अपनी जरूरत की चीज़ें खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है? बहुत सारा सामान खरीद कर रहा। तो क्या हुआ? सामान की मांग बढ़ेगी नहीं बढ़ी बाजार के अंदर? सामान की मांग बढ़ी। अगर सामान की मांग बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? उत्पादन के ऊपर जोर आएगा कि भी मांग बढ़ रही है बाजार के अंदर, उत्पादन बढ़ाओ। यहीं से कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। उत्पादन बढ़ने के साथ में फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? उद्योग धंधे वालों के पास में। उद्योग धंधे वालों के पास में जाएंगे, फिर बाजार में सामान की मांग बढ़ रही है, आप अधिक उत्पादन करो। क्या कीजिए? आप अधिक उत्पादन करो। अधिक उत्पादन करेंगे तो और लोगों की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उत्पादन करने के लिए। यहाँ से और रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के पास में और पैसा आएगा, फिर और मांग बढ़ेगी, फिर और उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा, फिर क्या होगा? फिर उद्योग धंधे वालों के पास में जाएंगे। यह चक्र निरंतर चलता रहेगा, और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं टॉप पर पहुंच जाएगी। महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो महंगाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था काफी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। तो क्या हुआ? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँ, इन सब बातों का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा अर्थव्यवस्था पर? ये सब बातें किस चीज की हैं? ये सब बातें हमारी भूगोल की हैं। इन सब का अध्ययन हम भूगोल में कर सकते हैं। और जो नीचे वाली बातें हैं, इनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इनका अध्ययन हम करेंगे अर्थशास्त्र में। इनका अध्ययन कहाँ करेंगे दोस्तों? नीचे वाले जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, इनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करेंगे, इनका अध्ययन हम करेंगे भूगोल में। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर सीधा सीधा संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? और यहीं से जो तीसरा टॉपिक है वो आ जाता है हमारा पॉलिटी का। तो इन उद्योग धंधों के लिए क्या कानून होने चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या कानून होने चाहिए?
इनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कोई व्यक्ति कितना रोजगार कमाएगा उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, क्या इनके काम के घंटे होंगे, क्या काम के घंटे होंगे, इनके ऊपर हम किस तरह टैक्स ले सकते हैं, इनकी गाइडलाइन क्या होगी, तो वो किस चीज में आ जाएगी, हमारे कानून के अंदर या फिर संविधान के अंदर। तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हुए कि नहीं हुए, तीनों सब्जेक्ट पूरी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और सबसे पहले हमें बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हमें जब हम अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आसानी से हमारी समझ में आने वाली है। तो जब अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी तो हमारा कानून समझ में आ जाएगा। कितना आसान हुआ, कानून समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट में तीन तो हो जाएंगे, बाकी का भी हो ही जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा जो वो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन के तरीके को प्रभावित करता है, हमारे खान पीन के तरीके को प्रभावित ये जब बोल है वो करता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। जो भूगोल है ना, ये जो ज्योग्राफी है ये हमारे पहनने के तरीके तक को प्रभावित कर देती है, हमारे पहनने के तरीके को प्रभावित कर देती है। यहाँ तक कि ये इसी ज्योग्राफी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह का व्यक्ति होगा, इसका रंग कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, या फिर किस तरह का यहाँ पर क्रियाकलाप होंगे। यही ज्योग्राफी हमें पूरी तरह से प्रभावित करती है। देखना कि हमारा क्या है, आपसे यहीं पर पूछूंगा। ये हमारा भारत है, क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा भारत है। आप बताइए यहाँ के व्यक्ति कैसे कपड़े पहनते हैं, जो दक्षिण भारत में यहाँ पे दिखेगा, और जो ये हमारा भारत रेगिस्तान के आसपास का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ के व्यक्ति कैसे कपड़े पहनते हैं, ये हमारे कैसे कपड़े पहनते हैं, और ऊपर वाले कैसे पहनते होंगे। ये होगा कि जो हमारा कश्मीर वाला भाग है वहाँ पर स्वेटर जर्सी वगैरह इन चीज़ों को हम पहनते कि नहीं पहनते हैं। हमारे भारतीय लोग कश्मीर में रहते हैं तो ठंडे अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, पहनते हैं। दक्षिण भारत वाले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठंडी वाली पाई जाती, सॉरी यहाँ पर पाई जाती है गर्म जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ के लोग व्यक्ति कैसे पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता वगैरह। यहाँ के व्यक्ति जो है राजस्थान वाले वो सर पर पगड़ी बांधते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर अधिक धूप पड़ती है। क्यों मानते हो लोग पगड़ी, क्योंकि वहाँ पर अधिक धूप पड़ती है। कुर्ता पजामा पहनते हैं जिससे कि धूप शरीर को ना किया करे। यहाँ उत्तर भारत वाले व्यक्ति क्या कपड़े पहनते हैं, ये सबसे अच्छे रहते हैं, जैसे कि हम। तो इस ज्योग्राफी ने क्या कहा, हमारे भूगोल ने हमारे खान पीन रहन सहन के तरीके को प्रभावित किया कि नहीं किया, प्रभावित कर दिया, अगर किया प्रभावित हमारी ज्योग्राफी ने हमें पूरी तरह से करा। ये बात आपको समझ में आई, मेरा मानना यह होगा कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। वो बात क्या है, वो बात ये होगी कि जो हम सर्दियों में देखते हैं और गर्मियों में देखते हैं हमारे हाथ पाँव फटने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, हमारे हाथ पाँव फटने लगते हैं सर्दियों के मौसम में, जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता। तो वर्तमान में दिन चल रहे हैं जुलाई अगस्त या सितंबर वाले, यहाँ तक नहीं होता है चीज़ें, हमारे हाथ पाँव के अंदर कुछ भी या सूखापन नहीं महसूस होता। वो क्यों नहीं होता, एक दिन से दोस्तों इसलिए नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ये कोई महाद्वीप है, महाद्वीप ये भूमि है, ये हमारा जलीय क्षेत्र है। क्या दोस्तों, जलीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया था ये भूमि वाला क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है। सूरज की कितने हाथे पड़ रही हैं, निरंतर गर्मी कितनी पड़ रही है इधर भी, और हमारी इधर भी।
हमारे जल वाले भाग की भी बराबर पड़ रही है, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? सूरज की तो बराबर पड़ती है। ये वाली भूमि यहाँ की वायु क्या हुआ, वायु गरम होकर वायु गरम होकर कहाँ गई है, ऊपर उठ गई। तो ये वायु तो पहले चलेगी ऊपर, कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। अब जो ठंडी वायु है, ये वाली वायु धीरे 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 कहाँ होने लगी, ऊपर को चलने लगी। कहाँ चलने लगी, भूमि वाले भाग की तरफ ये वायु चलने लगी। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा वायु गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। ऊपर उठने क्या होती है, वायु शुरू हो जाती है गर्म होकर। वो जो ठंडी वायु होती है वो कहाँ होती है, वो निरंतर नीचे रहती है। कहाँ रहती है, नीचे रहती है। अब गर्म ठंडी वायु नीचे क्यों रहती है, गर्म वायु ऊपर क्यों उठने लगती है, उस चीज को देखिए। यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। हालांकि टॉपिक बायोलॉजी का है, लेकिन ये भी ज्योग्राफी ही इसको उत्तर ले सकती है। किस तरह से, सर्दियों में हमारी त्वचा तीन रूपांतरण महसूस करती है। सर्दियों में हमारी त्वचा क्यों खबर महसूस करती है, इसका उत्तर केवल और केवल ज्योग्राफी दे सकती है। ज्योग्राफी से सीधा सीधा संबंध है इस बात का। देखिए क्या है, ये जो वायु थी यहाँ पर जलीय वाली, जो यहाँ पर जल बह रहा था, ये अब हुआ के धीरे 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 गर्म होकर ऊपर उठने लगा। लेकिन जब आपने देखा होगा सूरज की किरणें किसी जलीय भाग पर पड़ती हैं तो वो अपने साथ में वाष्प लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, वाष्प लेकर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है, जल वाष्प के रूप में वायु ऊपर उठने लगती है। और जल वाष्प में कहीं ना कहीं उसी के अंदर पानी की मौजूदगी होती है। पानी की मौजूदगी उन चीजों के अंदर होती है कि नहीं होती है, पानी की मौजूदगी उन्हीं चीजों के अंदर होती है जो ये जलीय भाग यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ। क्योंकि सूरज की किरणें पड़ी और जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगा, तो वायु के अंदर कैसी थी, ये जो वायु थी ये गर्म होकर कहाँ उठने लगी थी, ये वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगी थी। तो मैं यहीं पर आपको बता दूं, यहीं पर मैं आपसे पूछ लगा पानी की मात्रा, नमी की मात्रा। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, नमी की मात्रा, नमी की मात्रा किस वायु में अधिक होगी? ऑप्शन ए क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा गर्म वायु। ऑप्शन बी क्या जाएगा दोस्तों हमारा, ठंडी वायु। ऑप्शन ए गर्म वायु आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा ठंडी वायु। बताइए नमी की मात्रा किस वायु में अधिक पाई जाती है, क्या गर्म वायु में नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है या फिर ठंडी वायु में नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट शुरू वाले दिन ही समझा चुका हूँ पूरे अच्छी तरह से, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं कि सर में नहीं पता। लेकिन आपको बता दूँ, आप छोटी छोटी बातों में ही जो मैंने आपको इन नोट पॉइंट्स में बताए थे, भूमि का गर्म होना, जल का गर्म होना, वायु का ऊपर उठना, ठंडी वायु का नीचे जाना, ये क्वेश्चन वहीं से निकल कर आते हैं। और हमें क्या लगता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, बायोलॉजिकल क्वेश्चन आ गए। लेकिन क्वेश्चन की समस्या, क्वेश्चन का समाधान कहाँ चल रहा है इनका क्वेश्चन का समाधान गूगल पे हो रहा है। देखिए किस तरह से, ये गर्म वायु ऊपर उठनी शुरू हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि सूरज की किरणें जलीय भाग पर पड़ी और भूमि वाले भाग पर भी पड़ी। और जो भूमि के अंदर नमी थी, और जो भूमि के अंदर नमी थी वो सूरज की रोशनी पड़ने के कारण, मतलब सूरज की किरणें पड़ने के कारण नमी सूख गई और नमी वायु के साथ में गर्म होकर ऊपर उठ गई। तो क्या हुआ, गर्म वायु में नमी की मात्रा अधिक हुई कि नहीं? गर्म वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। और ठंडी वायु जो थी, ठंडी वायु में नमी की मात्रा बहुत नाम मात्र के बराबर होती है। तो आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में क्या होता है, सूरज जो है
सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हैं, आती भी हैं तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटे के लिए आती हैं, या मुश्किल कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधा घंटा के लिए सूरज दिखता है या दिखता भी नहीं है। तो वायु में नमी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्यदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं सर्दियों में और गर्मियों में बराबर सूर्यदेव निकलते हैं। वायु जब सूर्य की किरणें पड़ेगी इसके ऊपर, क्या होगा? वायु गर्म होगी, ऊपर उठेगी और वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। इस वायु में जो हमारी होती है गर्म वायु, उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। दोस्तों इस गर्म वायु के अंदर क्या होता है? नमी की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? नमी की मात्रा अधिक होती है। और ये गर्म वायु कब बनेगी? ये बनेगी हमारे गर्मियों में। गर्मियों में नमी की मात्रा अधिक बनेगी, सर्दियों में नमी कैसे हो जाएगी? कम। सर्दियों में नमी कम हो जाएगी। तो ये सर्दियों में ठंडी वायु जो है ये हमारे शरीर के साथ में जब क्या करेगी तो क्या होगा? शरीर की जो नमी होगी हमारे शरीर के अंदर उसको सोख लेगी, अपने क्या करेगी? उसको सोख लेगी और हमारा शरीर क्या करेगा? रूखापन महसूस करने लगता है। क्या करने लगता है? एक तरह से रूखापन महसूस करने लगता है। और हम सोचते हैं कि सर्दियों में हमारे हाथ पांव क्यों फट जाते हैं। तो यही कारण, इसका जवाब में कहाँ से मिला? ज्योग्राफी से मिला। जवाब कहाँ से मिला इसका? हमें भूगोल से मिला। मिला कि नहीं मिला? भूगोल से इसका जवाब मिला। क्वेश्चन कैसा लग रहा है देखने में? जैसे कि बायोलॉजी का हो। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मैं यहाँ कर चुका हूँ। क्वेश्चन कैसा लगा देखने में? जैसे कि बायोलॉजी का हो, लेकिन जब हम थोड़ा से अपने विचार के जरिए समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि क्या भूगोल का प्रभाव पड़ रहा है, तो ज्योग्राफी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें सब निकल कर आया इसका ज्योग्राफी की तरफ से। बायोलॉजी से इसका संबंध है, लेकिन ज़्यादा लेना देना बायोलॉजी से नहीं है। तो दोस्तों अपने पे आप लोग क्या कहोगे? भैया ये जो आप बातें हम आपने हमें बताई, इनका तो एसएससी में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बल कराया था कि नहीं कराया था? कोऑर्डिनेट्स बल जो था वो चक्रवात में, प्रति चक्रवात में कितना उसने हमें लोगों को समझने में योगदान प्रदान किया। तो यही बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये आज आपको आज व्यर्थ लगेंगी, लेकिन जो हमारी आने वाली कल की क्लास होगी उसके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान बनने वाला है। तब महसूस होगा कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या आपने पढ़ लिया। आप बातों में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। बातों में क्या सीख चुके हैं? आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। यदि आपको इसी तरह से क्या करना है? अपनी जीएस को कंप्लीट करना है, अपने जीएस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आप हमारे बीके क्लास परिवार के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन की भी मदद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था जिसके बारे में हमें आज बात करेंगे, वो क्या था? वो ये था कि भैया आपने हमें ये तो बता दिया कि भाई चक्रवात इस तरह से बनते हैं, प्रति चक्रवात इस तरह से बनते हैं, चक्रवात के क्या प्रभाव हैं, प्रति चक्रवात के क्या प्रभाव हैं, ये चीज़ें तो आपने हमें बता दी। लेकिन एसएससी जीडी में कांस्टेबल लाइन में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आते। वहाँ पर क्या पूछ लेता? वहाँ पर चक्रवात का नाम दे देगा और हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया ये बताइए साइक्लोन किस क्षेत्र का चक्रवात है, किस देश में आता है, या फिर टोर्नेडो किस देश में आता है, या फिर बिली किस देश के अंदर का वो है चक्रवात है। ऐसी चीज़ें कांस्टेबल वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये होगा कि आपके कांस्टेबल बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्या आपके सपने क्या नहीं तक थे? मेरा मानना होगा आपने कुछ आगे का भी सोच रखा होगा। तो ये जो मैंने इससे पहले आपको चीज़ें बताई थी वो इन चीज़ों को समझने में काफ़ी योगदान देती है, इन चीज़ों को समझने में काफ़ी योगदान देती है। आप देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? वर्ल्ड का नक्शा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चक्रवात, क्या बताया थे कल आपको?
चक्रवात बताए थे कि नहीं बताए थे? मैंने आपको चक्रवात बताए थे तब। तो ये उन्हीं चक्रवातों के नाम हैं। क्या है ये? उन्हीं चक्रवातों के नाम हैं। यदि आपने वर्ल्ड के मैप को अच्छी तरह से देखा है और वर्ल्ड के मैप को देखने के बाद आपने उसको पढ़ा है, समझा है अच्छी तरह से, ये तो देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छी तरह से कराने वाला हूँ। यदि आप हमारे साथ में ज्योग्राफी के लिए 1 से 1.5 महीना, केवल और केवल 1 से 1.5 महीना आप हमारे पीके क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े रहे, तो मेरा मानना ये होगा कि आपको 800 से 900 पॉइंट, इस तरह से 800 से 900 पॉइंट आपको उंगलियों पर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं आपको? 900 पॉइंट उंगलियों पर होने वाले हैं। आपसे कोई पूछेगा भैया लाल सागर कहाँ है, येलो सागर कहाँ है, और काला सागर कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, पैसिफिक ओशन कहाँ है, वहाँ पर मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर है, अमन द्वीप कहाँ पर है। और तो चीज़ों को बिल्कुल रटने की आवश्यकता तो नहीं होने वाली। आप नाम सुनेंगे और उनका उत्तर बताने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे पीके क्लासेस परिवार के साथ में निरंतर जुड़े रहना होगा। दोस्तों क्या टॉपिक था हमारा? देखते हैं टॉपिक के बारे में। ये जो हमने 4 टॉपिक आपको बताए थे, हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून, और यहीं पर एक टॉपिक और आता है, दोनों एक ही टॉपिक है, ये वाला एक ही के नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ओशियाना कहते हैं इसको इंग्लिश में, ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, यहाँ पर एक टाइफून चक्रवात आता है, जिसे हम कहते हैं बिली। क्या कहते हैं दोस्तों? कहीं इसका नाम क्या नजर आता है हमें? इसका नाम हमें क्या नजर आता है? बिली। ये नाम आपको नजर आता है कि नहीं आता है? ये लेकिन इसको लिखना भूल गए इसमें। ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम होता है बिली। आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा? तो जापान में आने वाले, जापान के आसपास आने वाले, चाइना के आसपास आने वाले, दक्षिण कोरिया के आसपास आने वाले चक्रवात का नाम बताइए। अब आप बता सकते हैं कि दक्षिण कोरिया कहाँ पर होगा, या फिर भारत हमारा कहाँ पर होगा, साउथ कोरिया कहाँ पर होगा, नॉर्थ कोरिया कहाँ होगा, चाइना कहाँ होगा। क्या आप इन चीज़ों को इसमें हमें पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं, कोई बात नहीं। और लोग चीज़ को देख लेंगे। देखेंगे कैसे? वो देखिए, समस्या हमारी, मैंने आपको बताया था कि हमारे, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आज थोड़ी एशिया वाला भाग है, समथिंग इस तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से ये वाला भाग क्या है हमारा? ये वाला भाग हमारा एशिया का है। अब आपको बता दें, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक छोटा नदी है, ये क्या है अपना? क्या भारत। यहीं पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाले देश। ये वाले देश कौन से हैं? दक्षिण एशिया देश। ये कौन सा रहेगा? इंडिया। ये आ जाएंगे दक्षिण एशिया देश। यहाँ पर जाएगा फिलीपींस, इंडोनेशिया। यहीं पर आपको जाएगा जापान। यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको एक भाग चाइना। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रशिया। क्या नजर आ रहा होगा? रशिया नजर आ रहा होगा। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि टाइफून जो है चक्रवात को किस देश में आते हैं? यदि कांस्टेबल लाइन में आपको एग्जाम देना है तो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि टाइफून किस देश में आ सकता है? ऑप्शन आ जाएगा एक अमेरिका, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा ब्राजील, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ब्रिटेन। तो बताइए टाइफून किस देश में आपको नजर आ रहा है? वो जापान वाले क्षेत्र के आसपास में टाइफून आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब टाइफून कहाँ आते हैं? जापान में। कहाँ आते हैं? इंडोनेशिया में। कहाँ आते हैं आपको? चाइना में, दक्षिण कोरिया में। एक ही चीज से बहुत सारे
देश में आने वाले चक्रवात के नाम याद हुए कि नहीं हुए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र एशिया का भाग है और यहाँ पर आपको टाइफून नजर आ रहा है। आपसे ऑप्शन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम बताइए, मैंने आपको भी बताया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था विली विली। क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम हो जाएगा विली। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम क्या जाएगा? विली विली नाम आ जाएगा। क्या नाम आने वाला है दोस्तों? विली विली नाम। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ पर आते हैं? अब आप देखो ये भारत है, तो भारत के पास में ये क्या है हमारा प्यारा हिंद महासागर, ये वाला भाग है। क्या है दोस्तों हमारा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। आपसे पूछ लेगा भैया साइक्लोन कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन आ जाएगा मालदीव में आते हैं, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा ब्रिटेन में आते हैं, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ग्वाटेमाला देश है यहाँ पर, यहाँ का नाम देगा कोई देश दे देगा कोई सा, यहाँ पर आते हैं। चौथा ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपको पता होगा जो मालदीव है वो हमारा यहाँ पर है। ये क्या है? देखा ना मालदीव है, तो मालदीव के पास में आपको साइक्लोन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मालदीव के पास में साइक्लोन नजर आ रहा है। इसका मतलब कि दक्षिण पूरे हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात को हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। भारत में आने वाले टाइम वो जो होता है चक्रवात, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइक्लोन कहते हैं। कितनी आसानी से याद हुआ? मैप के माध्यम से। कितनी आसानी से याद हुआ? मैप के माध्यम से। यदि हम चाहते तो हम इसे बैठ करके रट भी सकते थे, लेकिन रटने वाली विद्या कहाँ दूर तक याद होती है? एग्जाम में जाएंगे फिर वो किताब आने वाली विद्या याद आ जाएगी। क्या हुआ? चीजें याद हुई। चौथी आती है हरिकेन, कहाँ पर आएगा? चौथी क्या आती है? हरिकेन। आपको नजर आ रहा होगा तो ये वाला वो है हमारा दक्षिण अमेरिका, इसको साउथ अमेरिका लिख सकता हूँ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका या क्या जाएगा हमारा? क्या जाएगा हमारा? नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। और ये क्या जाएगा हमारा? प्रशांत महासागर। ये वाला क्या जाएगा हमारा? ये जाएगा दोस्तों हमारा अटलांटिक ओशन। आपसे क्वेश्चन आएगा कि अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवात का नाम बताइए। ऑप्शन आ जाएगा साइक्लोन, टाइफून या फिर विली। चौथा ऑप्शन आ जाएगा हरिकेन। तो ये आपको पता है कि हरिकेन आपको इस वाले क्षेत्र में आपको हरिकेन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार ऑप्शन आएंगे, साइक्लोन आएगा, एक टाइफून आएगा, एक विली आएगा। अटलांटिक ओशन में आने वाले चक्रवात का नाम बताइए। कौन सा हुआ? हरिकेन। ऑप्शन से ही काट देंगे यदि आपने मैप को अच्छी तरह से देख लिया। इसके माध्यम से ज्योग्राफी के माध्यम से रखने वाली चीजें हो सकती हैं। दोस्तों मेरा मानना ये होगा कि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए यदि आपके पास में मैप रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? मैप की बुक है। एक तो आती है ऑक्सफोर्ड के नाम से, एक आती है ऑरेंज ब्लैक्समैन। दो किताब आती है मैप की। मैं यहाँ पर किसी बुक का प्रकाशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप ये वाली बुक खरीद लीजिए। आपको जो सी बुक अच्छी लगे आप उस किताब को अच्छे से खरीद सकते हैं। और यदि आपके पास में मैपिंग की बुक होगी, क्या होगी? मैपिंग की बुक होगी, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पर बोल रखा है वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप आपके पास में रखा होना चाहिए। आपके पास में वर्ल्ड मैप क्या होना चाहिए? रखा हुआ होना चाहिए। ये आपके पास में वर्ल्ड मैप होगा। मैंने यहाँ पर बताया कि भैया एशिया है। क्या है? एशिया है। आप तुरंत अपना मैप खोल लो, ये एशिया कहाँ पर दिखा आपको? एशिया को याद नहीं करना, मैं भी कहूँगा रखना बिल्कुल नहीं है। जितना मैं कह रहा हूँ क्या उतना करना है आपको। उसमें एशिया ढूंढ देना है। मैंने बात की अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक महासागर की बात करी आपने, ढूंढा भी अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? क्या करा? ढूंढा
तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके आपको इतने मेजर पॉइंट याद हो जाएंगे जिसका आप स्वयं भी अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या होगा इस कारण, क्योंकि आपके पास में एक मैथ की बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, केवल 200-300 रुपये की किताब आती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, केवल मैं जितना कह रहा हूँ उतना करना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है भैया, यहाँ पर 2-3 टॉपिक आपके पास सामने लिखने वाला हूँ, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि भाई प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप, उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। मैंने कहा प्रायद्वीप, आप क्या लगे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा महाद्वीप, आपको समझ में नहीं आ रहा महाद्वीप क्या है। मैंने कहा घाटी, नहीं समझ में आपको। मैंने कहा खाड़ी, ये चीज़ आपको समझ में आई। क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको यदि मेजर पॉइंट नहीं 3-4 ये चीज़ आपको पता है तो अगली क्लास से पहला टॉपिक दोस्तों क्या है, वो होगा पहला टॉपिक दोस्तों क्या होगा, पहला टॉपिक होगा आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। मैं आपको इसकी बहुत लंबी थ्योरी के रूप में लिख के दे सकता हूँ, लेकिन इससे अच्छा क्या है, थ्योरी के रूप में किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। यदि आप हमारे बीते क्लासेस परिवार के साथ में जुड़े हैं तो क्या होगा, मैं इन चीज़ों को आपको समझा के बता दूँ कि ये चीज़ें प्रायद्वीप होती हैं। आपको पहले की आकृति ऐसी नजर आएगी कि मुझे तो प्रायद्वीप की आकृति नजर आ रही है, हमको आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और किस तरह समझ में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो उसको होता क्या है, प्रायद्वीप जैसे हमारा भारत है, अब अपने भारत के लिए ये क्या है हमारा भारत, तो यहीं तक की जरूरत पड़ने वाली है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। आपको बताऊँ ये हमारी भूमि है, ये क्या है हमारा जल, यहाँ पे क्या है जल, यहाँ पे क्या है जल। अब मुझे हम एक चीज़ बता दीजिए कि जो हमारी भूमि है, जो हमारा प्रायद्वीप भारत का भाग है, कितने तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्या बता सकते हैं कि हमारा प्रायद्वीप भारत का भाग कितनी तरफ से जल से घिरा हुआ है। मानना ही होगा कि आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि हमारे प्रायद्वीप भारत का भाग दोस्तों 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से, 3 तरफ से। लेकिन एक तरफ तो भैया इधर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ भैया यहाँ से घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ इधर से घिरा हुआ भैया। कि नहीं यार, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग। अब हम इसे को कहेंगे प्रायद्वीप। आपने अधिकांश सुना होगा कि प्रायद्वीप में भारत में ये समस्या हो गई, प्रायद्वीप में भारत का भाग ऐसा है, प्रायद्वीप में भारत में पठार पाए जाते हैं, प्रायद्वीप में भारत में वर्षा होती है पश्चिमी तट पर। प्रायद्वीप पे आता है, नहीं आपको समझ में आता होगा, आज आपको समझ में आ जाएगा। जो 3 तरफ से जल से घिरी भूमि की आकृति को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। समझ जाइए, 3 तरफ से जल से घिरी
भूमि के भाग को, तीन तरफ से जल से भूमि के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। तीन तरफ से जल से घिरे भूमि के भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीप। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉपिक नंबर मेरा मानना ये हुआ कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक दोस्तों क्या है? वो होगा हमारा महाद्वीप विचार। दूसरा टॉपिक होगा हमारा महाद्वीप। और महाद्वीप के बारे में आपको बता दूं, महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप होता है दोस्तों, ये कोई आकृति है, इस तरह से कोई आकृति वगैरह होगी। ये क्या है? हमारा भूमि है। और इसमें इधर भी जल चल रहा भैया, यहाँ पर भी जल है, जल रहा है, यहाँ पर जल है ना, यहाँ भी जल है, इधर भी जल है। क्या लिखेंगे? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भूमि का बड़ा भाग है। क्या है? भूमि का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग है, जल से घिरा हुआ है। जैसे कि कहेंगे, जैसे महाद्वीप कहेंगे, लिखेंगे जल से घिरा हुआ भूमि का बड़ा भाग। बड़ा भाग क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है द्वीप। क्या आता है? द्वीप आता है। आपने देखा होगा जब हमारी नदी होती हैं, गंगा हो, जमुना हो, तुम्हारी महानदी हो, चंबल हो, तो ये नदी क्या करती हैं? अपने बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भूमि का बहाव, छिछला हुआ भूमि के भाग को छोड़ देती है। उसके चारों तरफ से नदी बहने लगती है, तो बीच में जो छोटा भाग होता है भूमि का, देखेंगे जैसे ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। यहाँ पर अचानक इतने छोटे 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 इस तरह से द्वीप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? द्वीप बने हुए हैं। ये क्या है? द्वीप है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम द्वीप कहते हैं। लिखेंगे घिरे हुए भूमि के छोटे भाग को, भूमि के बहुत छोटे भाग को, बहुत छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। मतलब जल से घिरा हुआ भूमि का बहुत छोटा भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। कॉन्सेप्ट नंबर कोई तीसरा था, उससे कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हमारा अंतिम और चौथा कॉन्सेप्ट जो टॉपिक था उसके बारे में बता दूं मैं, वो क्या था? वो था हमारा खाड़ी। क्या था वो? खाड़ी था। एक टॉपिक और रहेगा दोस्तों 2 से 3 मिनट का। अंतिम टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा खाड़ी। क्या कहते हैं?
ये पाइप भी कहते हैं, खाली को बे पाइप भी कहते हैं वो की भाषा में। क्या आपने देखा होगा जैसे हम किसी चीज़ को मुंह से खाने लगे काट के, तो क्या होगा उससे हम इस तरह क्या करते हैं, जैसे ये तो बिस्कुट है, यदि हम इसे इस तरह से काट दें, इस तरह से काटा जाएगा, वो क्या होगा मतलब बाइट, हमने इसको क्या कर दिया, बाइट कर दिया, मतलब ये किसका निर्माण हुआ, खाड़ी का निर्माण हमने कर दिया। तो इस तरह से होता है खाड़ी का निर्माण। अपना चलते अपने भाग वाले टॉपिक पर, ये क्या हम दोस्तों हमारा भाग, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो भाग है तो ये वाला भाग आपको नजर आ रहा होगा, हाँ ये वाला, और इधर यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये वाला भाग आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खाड़ी। ये क्या कहलाएगी, खाड़ी। ये क्या कहलाएगी दोस्तों, खाड़ी। हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे जाती है, गुजरात की पाई जाती है। ये क्या है हमारी, बंगाल की खाड़ी। आपको इस चीज से क्या नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, वो क्या है, ये जो प्रायद्वीप होता है वो तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी होती है तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का भाग, लिखेंगे तीन तरफ से भूमि से घिरा जल का भाग, खाड़ी कहलाता है। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा मानना ये होगा कि आपको क्लास समझ में आई होगी। आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में।